सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल का एक जलसा और बरसी के बाद अब सूरत हाल हुकूमत की जानिब है। हुकूमत अब अगले लाहे अमल का जहां ऐलान कर रही है, वहीं कुछ ही देर पहले वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें खासी तनकीद की गई अपोजिशन पर और PDM पर। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इन दोनों का इस्तीफ़ों के मामलात हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं यानी मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वो इस्तीफ़ों की जानिब नहीं आ रहे हैं। PDM में फूट की भी बातें उन्होंने की कि मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से सारे अमल में साइड पर हो गए हैं। बहरहाल खासी तनकीद थी। उस तमाम तर मामलात के बावजूद आपको ये बताएं कि जो 2 जनवरी को इजलास होना था, अब उसको PDM 1 जनवरी को कर रही है। ये क्या वजह है कि अपने मामलात में जो दरारें आ रही हैं उसको फिल करना है या फिर एग्रेसिवली अगला लाया अमल कोई बनाना है। लेकिन उससे पहले कल का दिन एक और अहम दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कि CEC का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसमें फैसले होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले आने वाले वक्त में ज़िमनी इलेक्शन तो लड़ रही है, सेनेट के इलेक्शन की तैयारी किस तरह से होगी, और जो 1 जनवरी को इजलास हो रहा है PDM का, उसमें वो क्या लाया अमल देगी। क्या लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से, वैसे तो इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से चीज़ें आसिफ अली जरदारी साहब के मौक़िफ़ के गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही हैं कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन को काफ़ी पीछे कर दिया गया। कल की उनकी तकरीर का एक जुमला बहुत अहम था कि कुछ हमसे भी पूछिए, कुछ हमसे भी सीखिए। तो उनसे पूछने और उनसे सीखने का अमल क्या PDM में नज़र आएगा या नहीं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कल से लेकर आज तक भी नोडेरों में मौजूद हैं और अब कुछ ही देर पहले वो गड़ी खुदाबख्श दोबारा गई हैं और मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी भी दी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर भी, वो भी मनाजिर आपने कुछ ही देर पहले बोल की स्क्रीन पर भी देखे हैं। तो इस सारे अमल में अब PDM कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या वाकई उन्होंने हुकूमत को इतना वक्त दे दिया है कि हुकूमत अपनी तैयारी कर ले, या फिर अब हुकूमत जो है वो एग्रेसिवली आएगी कि PDM जो है वो दोबारा से 1 जनवरी को कोई ऐसा फैसला कर सकती है के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। इस वक्त दोनों ठंडा ठंडा खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस सर्द मौसम में। कल की तकरीरों के अंदर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर हो या मरियम नवाज साहिबा की तकरीर हो, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर तनकीद तो नजर आई है, अगले लाहे अमल के हवाले से कोई फैसला नहीं था। यह सवाल किया गया कि अगर हम जाएंगे तो आप निकलोगे, लोगों से पूछा गया, ये नहीं कहा गया कि हम वहां फलां तारीख को जा रहे हैं और आप हमारे साथ जा रहे हैं। और यही बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के शिरकत न करने के ऊपर बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर एक तो अंदरूनी खलफशार है, जिसका अब नेक्स्ट एक और शायद जमीयत उलमा इस्लाम बनने की उम्मीद हो रही है। दूसरा मामला सिंध में और ख़ास तौर पर लाड़काना में और सखर डिवीज़न में जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपसी इख्तलाफात और हल्के की सियासत की सफबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से भी जमीयत उलमा इस्लाम के लोग और जमीयत उलमा इस्लाम की जो आला क़यादत है वो इस तरह से वहाँ पर नहीं मौजूद थी। हम बात करेंगे, नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त अपोजिशन इकट्ठी है, अपोजिशन ने जलसा भी कर लिया। कल CEC का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजलास बुला रही है, उसमें फैसला करेंगे। 1 जनवरी को PDM अब अगले लाए अमल के हवाले से फैसला करके निकल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब PDM के मुकाबले क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी एक है कि हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की के जिस रास्ते पर गामजन किया, हमने इस सफर को रुकने नहीं देना। 2 चीजें बड़ी हैरान कुन है इस सारे माहौल में। एक तो मरियम नवाज साहबा ने चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि जिस शख्स की फांसी पर मिठाइयां तकसीम की गई, और मरियम साहबा अभी रिसेंट पास्ट में जरदारी इमरान भाई भाई के नारे लगाती थी। आज पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि इमरान खान ने कई साल पहले जिस बात की पेशेन गोई की थी कि ये लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन गरीब आवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं, अपने जाती मफादात के लिए। आज काश नोडेरों में मरियम साहबा
बिलावल साहब से पूछती कि 13 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, इन लोगों को जो भेड़ बकरियों के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, माजरत के साथ ये पाकिस्तान के गरीब हारी मजदूर किसान जिनको ये इन बरसी की तकारीब में अपने जलसों के लिए अपना इंसानी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, काश इनकी जुबू हाली पर भी गुफ्तगू हो जाती। देखिए पीडीएम का एक टारगेट है। लेकिन कुरैशी साहब, मैं कता कलामी की माफी, लेकिन उसके बावजूद जितना भी आप सिंध की आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल हो, लेकिन वो पिछले 3 इलेक्शनों में वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में उन्होंने ज्यादा सीट दे दी हैं, तो कहीं ना कहीं एतमाद तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, इसलिए वोट दे रहे हैं उनको। मुदस्सिर, कहीं कोई एतमाद नहीं है। लोगों को बजरिया एसएचओ, बजरिया पटवारी, बजरिया तहसीलदार, बजरिया अपना जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है वहां पर ऑक्यूपेशन का, उसके जरिए से लोगों से वोट कास्ट करवाया जाता है। वहां कभी भी लोगों के पास मुनासिब अल्टरनेट रहा ही नहीं पिछले 3-4 इलेक्शंस में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, चूंकि जो सिस्टम इनकी बेनिफिट में है, ये इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, ये उस सिस्टम को चेंज नहीं होने देते। ये उस शख्स को जिसकी वजह से असेंबलियों का पार्ट बनते हैं 5-5 साल नहीं मिलते। अभी आप देखिए कितनी बड़ी मुनाफकत है कि सिंध के तमाम दरबारा, तमाम दरगाहें बंद की गई हैं कोविड की वजह से। यही मुराद अली शाह अभी चंद माह पहले आप दीदा थे, रोते हुए हाथ जोड़ रहे थे कि जी कोविड है, लोगों को बचाएं, लॉकडाउन करें। अब किस तरह से ये लोगों की जानों को रिस्क में डाल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया। नहीं, उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कराची में कि आपने गड़ी खुदाबख्श के जलसे के लिए लोगों को कहा कि वो आएँ, तो वो कह रहे हैं कि ओपन एरिया में कोरोना नहीं होता। ये मुराद अली शाह साहब के जुमले हैं। वो उनका ये कहना है कि ओपन जगह में कोरोना नहीं होता, अगर कोई क्लोज एरिया हो, बंद हो, इंडोर हो, तो वहाँ कोरोना फैल सकता है। जी आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आपकी बात को सिर्फ एक मुराद अली शाह साहब का ये एक साइंसी फलसफा था, नजरिया था, जिसका बयान करना जरूरी था। जी कुरैशी साहब, ये इनके पास इतने लॉजिक्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेज पर अदाकारी करने वाले वो एक्टर्स हैं जो 18th अमेंडमेंट का बहुत बड़ा ये क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचने देते। ये हुकूमतों में रहते हैं, इनकी हर गुफ्तगू लच्छेदार बातों में गरीब आदमी, हारी मजदूर, किसान, सिंध का हक, सिंध कार्ड। कराची में आप मौजूद हैं, आप देखें कराची के क्या हालात हैं। इंटीरियर सिंध का विजिट आप करें, आप देखें उनके क्या हालात हैं। ये इनका फलसफा है कि ओपन ग्राउंड में कोविड नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा लोग साफ सुथरी जिंदगी बसर कर रहे हैं यूरोप में। आप वहां के हालात देखें, या दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात मौजूद है। बहरहाल इनका फलसफा अपनी जगह। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी के, मुझे 100% यकीन इस बात का है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम के सामने इन्होंने बेनकाब होना था, इनकी इस तरीके ने इनको बहुत जल्द बेनकाब कर दिया। लेकिन कुरैशी साहब, आपकी अपनी हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कोई आसानियां भी तो नहीं पैदा कर सकती। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ भी बोल की स्क्रीन पर चल रही थी कि जो IMF की शराइत थी वो बहरहाल पूरी हो गई हैं और बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। तमाम डेस्कॉस कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में है वो उनकी कीमतों में अब इजाफा हो रहा है बिजली की। तो सर, एक जाने महंगाई का मामला है, लोग बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, आप बिजली की कीमतों के बढ़ाने का तोहफा आवाम को दे रहे हैं, तो फिर आप क्या दे रहे हैं आवाम को अगर वो कुछ नहीं दे पाए तो? वो तो सर ये गैर मकबूल फैसले पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपनी जात के बेनिफिट के लिए नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो कुछ अब हम जब फिर माजी की बात करते हैं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये सारे एग्रीमेंट्स ये पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में, मैं शिकंजा कहूंगा, दुनिया क्या आम फर्द भी जब मार्कअप पे सूद पर बिजनेस करता है तो उसकी तरक्की के इम्कानात बड़े मादूम हो जाते हैं। मैं मतलब सूद का लफ्ज किसी उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक मुआशी हवाले से बात कर रहा हूं कि जब आपकी आमदन कम होगी, आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे, आपकी बैलेंस शीट कभी भी यकसा नहीं हो सकती, आप कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। हम यही तो चीखते रहे 22 साल कि आप पाकिस्तान को लोन्स के शिकंजे में जकड़कर नॉन प्रॉफिटेबल जगहों पर पाकिस्तान को जो मिलने वाले लोन्स हैं लगा रहे हैं। इसका मार्कअप, इसका नफा ये कौम साल साल तक बर्दाश्त करेगी। IMF के साथ तो सर, इमरान खान साहब वादा करके आए कि खुदकुशी करेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे।
आप भी IMF के पास बार बार जा रहे हैं, उसकी शराइत भी कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क क्या है? अब आप फिर इंतज़ार है कि ये जी IMF के शिकंजे से तो निकल नहीं पाए पिछले 40-45 साल में, 64 साल में मुख्तलिफ IMF के प्रोग्राम्स में, तो फिर आगे भी नहीं निकल पाएंगे। तो फिर जो आपके वादे दावे वो कहाँ हैं सर? मुदस्सिर, बिल्कुल निकलेंगे। आप अब साबित नहीं कर सकते इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के वसाइल से मिडिल ईस्ट में कोई ट्विन टावर्स बनाए हैं या मेफर्स के साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के, उनकी कैबिनेट की टीम का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट आप साबित नहीं कर सकते। ये पीडीएम के जितने लोग आज बैठे हैं और गले फाड़ फाड़ कर लोगों को बगावत की तरगीब दे रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के इंस्टीट्यूट्स को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स को हेड करने वाले अफराद को कभी जिंदगी में नहीं हुआ नाम ले लेकर चैलेंज कर रहे हैं। काश ये साबित करते कि जी इमरान खान ने इस 2.5 साल में ये जाती बेनिफिट लिया है, पाकिस्तान के सही, ठीक हो गया। अच्छा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ लें आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया धामरा साहब। बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी थी, ये जो जलसा कल का था उसमें जिम्मेदारों में आप भी होते हैं उस जलसा को, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हो रहा कि आपके जलसों के अंदर गड़ी खुदा बख्श में जहाँ पर मोहतरमा को खिराज अकीदत हमेशा पेश किया जाता है, अब की बार वहाँ जलसे में पाक फ़ौज के हवाले से बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों के सरबराहान को जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है। ये रीत नहीं थी इस बरसी के जलसे की, ये क्यों हुआ? दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में क्या मौलाना के साथ कोई इख्तलाफात का मामला हो गया है कि अब कोई फैसला नहीं कर पा रही है कि अगले आने वाले वक्त में आपने करना क्या है? लेकिन पहली बात तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम और सियासी कारकुनान और बिलखुसूस सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लाखों की तादाद में बरसी में शिरकत करके, और ये सिंगल पार्टी जलसा था कारकुनान के हवाले से, और PDM की क़यादत को ली और उन्होंने मेहरबानी की कि वो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो, जो एक पाकिस्तान की सियासत का मरकज रहा भुट्टो खानदान, वो गो के गड़ी खुदा बख्श भुट्टो के कब्रिस्तान की सूरत में अभी भी मौजूद है, मगर ये साबित हुआ कि आज के पाकिस्तान की जमानत के तौर पर मौजूद है। और दूसरी बात, आपने कहा कि पाक फौज के खिलाफ बात की गई। मैं तरदीद करता हूं और सख्त तरदीद करता हूं इस बात की कि पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की गई, वीजा के हवाले से बात जरूर हुई। और इससे पहले भी जरदारी साहब, आपको याद होगा, आजिज़ धामरा साहब आपके स्टेज का इस्तेमाल हुआ और अख्तर मेंगल साहब ने, आजिज़ धामरा साहब मैं माजरत कता कलामी की, आपका स्टेज इस्तेमाल हुआ, अख्तर जान मेंगल साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर पाक फौज का नाम लेकर तकरीर में अपने बाकायदा तनकीद की। वो ना आपके पेजेस पर शेयर है, ना वो पाकिस्तान की मीडिया पर बात उस तरह तकरीर दिखाएगी, लेकिन ये तकरीर हुई, हमने देखी, आपने भी सुनी होगी, शायद आप कहीं मसरूफ़ हुए होंगे, लेकिन सर आपका स्टेज इस्तेमाल हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद वो जलसे सुन चुका हूँ, आपके साथ बैठकर सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के अल्फाज बीबी शहीद के मज़ार पर इस तरह नहीं होता जो हुआ कल, इसलिए मेरा ये सवाल था सर। आगे मैं लाए अमल के हवाले से कि सर वो क्या आपसी कोई इख्तलाफात हैं जिसकी बिना पर कोई मामलात क्लियर नहीं हो पा रहे? देखिए, मैं उस पर थोड़ा तबसरा ये कर दूं जी कि जनरल मुशर्रफ जो है उसके खिलाफ एक नहीं कई मरतबा बातचीत हुई थी और हम करते रहते हैं। जो भी आइन शिकनी में मुलव्वस होता है उसके खिलाफ हम खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। और ये PDM की क़यादत आई थी हमारी दावत पे और उनका अपना नुक्ता नज़र था, उन्होंने ये बात की। अगर हमने हर उस डिक्टेटर के खिलाफ बात की है, गड़ी खुदा बख्श भुट्टो खुद डिक्टेटरों के जो आइन के ऊपर हमले हुए, जो भुट्टो खानदान को कत्ल किया गया, उसकी होती है, चाहे वो 4 अप्रैल की हो या 27 दिसंबर की हो। अच्छा, जहां तक आपने मौलाना फरमान की बात की, देखें ये बात तब की जाती जब उनकी पार्टी से कोई वफद भी नहीं आता। मरकजी जनरल सेक्रेटरी के साथ 5 रुकनी वफद स्टेज पे अव्वल से लेके आखिर तक मौजूद रहा, उन्होंने बात की, गुफ्तगू की। शेरपाव साहब भी नहीं आ सके मगर उनकी पार्टी मौजूद थी। तो इत्तेहाद में शामिल पार्टियों में कभी कभी कोई लीडर नहीं भी आ सकता है किसी मजबूरी की बुनियाद पर। अब ये ज्यादा वो बता सकते हैं कि किस मजबूरी की बुनियाद पर वो नहीं आए, क्योंकि तबसरे जरूर चलते रहते हैं, मगर उनकी पार्टी ने एक बड़े जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी होते हैं फिर,
उनकी क़यादत में एक वफद ने शिरकत की है। तो पार्टियों ने शिरकत की है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है पीडीएम की जिसने शिरकत नहीं की। अच्छा दामरा साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर, कल तकरीर में आसिफ अली जरदारी साहब की 9-10 मिनट की तकरीर में एक जुमला बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि कुछ हमसे भी, अपने दोस्तों को यानी पीडीएम के लोगों को कह रहे थे, कुछ हमसे भी पूछिए, कुछ हमसे भी सीखिए। तो सर क्या आप बताने वाले हैं? जरदारी साहब, कल सीईसी का इजलास हो रहा है बिलावल हाउस कराची में, क्या सिखाने वाले, क्या फैसले कल आप सीईसी के इजलास में अगले आने वाले वक्त में इस्तीफों के मामले पर को लॉन्ग मार्च में करने के जा रहे हैं? क्या कोई कुछ तो बताइए। देखिए, जरदारी साहब के इस मौक़िफ़ का कतई ये मकसद नहीं था कि वो किसी को ट्यूशन देना चाहते हैं, मगर उन्होंने अपने एक तजुर्बा और जिस तरह की साजिशों को फेस किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और माजी में एक तवील जदोजहद भी की है, तो अपने दोस्तों को मशवरा देना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही। मगर जरदारी साहब हमेशा एक दानिशमंदाना बात करते हैं। उनको कोई किस तरह लेता है, कोई किस तरह लेता है। हो सकता है कि किसी और की तरफ भी ये इशारा हो, क्योंकि जरदारी साहब की जो दानिशमंदी है और सियासत में जो तजुर्बा किया है, बीइंग प्रेसिडेंट उनको जो तजुर्बा रहा है, सही, उस हवाले से। ठीक है। अच्छा, कुरैशी साहब से सवाल करें। कुरैशी साहब, ये पिछले दिनों में दुरानी साहब जो हैं वो गए, बातचीत हुई, ये भी बार बार आज वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो शायद इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ नहीं है। सियासत में डायलॉग है, डायलॉग ही आखिरी होता है, पहले मामलात के जंग से पहले हो या जंग के बाद, आखिरी चीज़ डायलॉग ही है। तो ये डायलॉग के लिए कोई राह हमवार, कोई डायलॉग के लिए बातचीत इन जानिब हुकूमत भी तो आए। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अब तड़ियाँ लगा रही है, अपोजिशन को बातचीत के लिए नहीं आना चाह रही है। मुदस्सिर, हुकूमत कतन तड़ियां नहीं लगा रही। आप देखिए, मेरा ताल्लुक पंजाब असेंबली से है। पंजाब असेंबली की पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर का रिवाज नहीं था। हमजा शहबाज समेत इनके तमाम, जब ख्वाजा साद रफीक यहाँ रुकन असेंबली थे पंजाब में, इन सबको प्रोडक्शन ऑर्डर पे परमिशन दी गई कि असेंबली सेशन अटेंड करें। गवर्नमेंट, इमरान खान का मिजाज नहीं है लोगों के साथ जाती रंजिशें रखना। इमरान खान साहब की कौन सी को जाती किसी शख्स के साथ को लड़ाई है, या इमरान खान साहब पहले कौन सा इक़्तिदार में रहे हैं कि उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया? मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, डायलॉग किसी सूरत में भी खत्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा अनारकी फैलाने की कोशिश उस वक्त होती है जब हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। आप एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दें, दूसरी तरफ जो वोट आपके अगेंस्ट कास्ट होता है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं आज भी इस बात पर 100% श्योर हूं कि ये बगैर, ये वो फिश है, वो मछली है जो पानी के बगैर कोई भी मछली नहीं रह सकती। हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, कुछ लोगों ने ये तय किया है कि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। इक़्तिदार की ये ख्वाहिश, इक़्तिदार की ये जुस्तजू पाकिस्तान को पीछे लेके जाती है। आप तस्लीम करें लोगों की राय को। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकौल आपके, बिल्कुल, ये डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए। डायलॉग के लिए माहौल का बनना बड़ा इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सियासत किसी बंद गली में जाए और मुल्क का नुकसान हो, ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान में। आखिरी जब T20 पाकिस्तान ने खेला, बहुत बेहतर लग रहा था कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फॉर्म में भी और कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट का आगाज़ किया तो एक पहाड़ जितना स्कोर खड़ा कर दिया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की जानिब से। ड्रॉप कैचेस, मिस फील्डिंग का भी नतीजा रहा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग वो मुतासिर कुन न रही जिसका अंदाज़ा किया जा रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गए और रिजवान और फ़हीम अशरफ वो आए और उसके बाद पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचा लिया। बड़े बड़े नाम हों या वो खिलाड़ी जिनको एक लंबे अरसे के बाद मौके भी मिल रहे हैं, कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये आधी रात के वक्त उठना, फिर उसके बाद टेस्ट का देखना और टेस्ट के बाद इस किस्म की परफॉर्मेंस होना बड़ा मायूस कुन लगता है। ये क्या वजह, कोई रिदम वो नज़र नहीं आ रहा, ना हमें बॉलिंग में वो कलर नज़र आया पाकिस्तान के बॉलर्स में, ना वो बैटिंग में जमकर खड़े हुए पाकिस्तान के प्लेयर्स नज़र आ रहे थे। क्या वजह है सर?
मुदस्सर, आपने बड़ी सही निशानदेही की कि आधी रात को ना 3 बजे मैच शुरू होता है तो क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले, जिनको क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार है, वो तो उठ जाते हैं। और हमें भी चूंकि तबसरा करना होता है तो हम भी उठ जाते हैं, नींद नहीं लेकिन मायूस कुन कारकर्दगी रही। अगर आज मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए नहीं आते तो आप देखिए कि पाकिस्तान के 80 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि 100-150 में पाकिस्तान की इनिंग्स सिमट जाएगी। लेकिन रिजवान ने अपनी उसी फॉर्म को कैरी किया कि जो वो उन्होंने आखिरी T20 में मैन ऑफ द मैच रहे थे, उन्होंने 89 रन स्कोर किए थे। आज उन्होंने फिर अच्छी बैटिंग की और उनका साथ दिया फहीम अशरफ ने। रिजवान अपना 10वां टेस्ट मैच खेले थे, मुदस्सर उनकी चौथी निस्फ सेंचुरी, और फहीम अशरफ जो अपना 5वां टेस्ट मैच खेले थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ऑलराउंडर नहीं है और इनको खिला रहे हैं मिसबाह, क्योंकि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को मौके देंगे तो उसको तो कॉन्फिडेंस होगा, वो प्रूव करेगा। और आज वाकई में फहीम अशरफ ने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, 91 रन की, और वो अब बदकिस्मती से सेंचुरी नहीं बना सके। लेकिन अभी भी उन दोनों ने तो हमें फॉलो ऑन से तो बचा लिया है मुदस्सर, लेकिन अभी भी हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 192 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास। और न्यूजीलैंड कल चौथे दिन अपनी इनिंग्स शुरू करेगा, फिर वो कब डिक्लेयर करता है। अगर 350 या उससे ज्यादा का टारगेट मिला पाकिस्तान को, तो जिस तरह आपके टॉप ऑर्डर नाकाम रहे पहली इनिंग्स में, मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अपहिल टास्क होगा। अच्छा, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से शुरू कर लेते हैं। शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली, ये वो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके बारे में यह है कि अच्छा स्ट्रेट बैट से खेलने वाले लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ बॉल नज़र ही नहीं आ रही थी उनको कि किस तरह से ट्रेंट बोल्ट हो, साउथी हो, उसकी बॉल निकल रही। क्या वजह आपको लग रही है इन प्लेयर्स में, अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो? देखिए, इनमें अजहर अली और अगर शान मसूद की हम बात करें मुदस्सिर, तो इन्होंने अभी इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, अजहर अली ने आखिरी टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, शान मसूद ने पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। इनकी बैटिंग कारकर्दगी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तसलसल का फुकदान है। कभी तो रन्स कर दिए, कभी नहीं किए। जैसे एक प्लेयर होता है कि जिससे आपको तवक्को है कि ये जाएगा, जरूर रन्स स्कोर करेगा, तो इनमें कंसिस्टेंसी की कमी है। फिर आबिद अली जो पाकिस्तान की विकेटों पर तो बड़े जबरदस्त थे, और ये एशिया की विकेट पर यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो आबिद अली ने डेब्यू में वनडे में सेंचुरी की, फिर पाकिस्तान में डेब्यू में उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। लेकिन विकेट्स की मैं समझता हूँ बुनियादी वजह विकेट्स का फर्क है। वहां गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, और ये जो विकेट है बे ओवल जो मोंगानोई की, ये विकेट जो है पोर्टेबल विकेट है। इसको लाकर लगाया गया है, इस विकेट को ना ड्रॉप इन पिच है, तो और इस पर गेंद सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, तो मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यही है इनके फ्लॉप होने की। अच्छा, फवाद आलम की बात कर लेते हैं। वो भी डबल फिगर क्रॉस नहीं कर पाए हैं। फवाद आलम के हवाले से बार बार ये बात होती है, एक लंबे अरसे से क्रिकेट में हैं लेकिन मैदान में नहीं होते। मैदान में आ रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नज़र नहीं आ रही है। फवाद आलम का आपने क्या आज की बैटिंग में या उनके देखा है कि वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, आज फवाद आलम ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया था रिजवान के साथ मिलकर, और लग रहा था कि वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वही कि कीवी बॉलर्स ने शॉर्ट पिच गेंदों पर, उन्हें पता है पाकिस्तानी बैट्समैनों की कमजोरी जो है वो शॉर्ट पिच बॉल्स हैं, बाउंसर्स हैं, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदें रिजवान को भी बहुत की, और फवाद आलम भी शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने की कोशिश में आउट हुए। अब उनको सेकेंड इनिंग्स में मौका मिलेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, अब से 11 बरस कबल 2009 में उन्होंने श्रीलंका में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और इतने अरसे के बाद वो वापस आए जब उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला, तो मुझे लगता है प्रेशर होगा फवाद आलम पर। अगर अब वो नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है ये किसी और को मौका दें, लेकिन कोई बैकअप में तैयार भी तो नहीं किया मुदस्सिर इन्होंने। हारिस सोहेल हैं, वो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, वो नाकाम हो जाते हैं। उनकी एक इनिंग्स थी जो सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग मैं समझता हूं उसमें यंगस्टर्स को डालने की जरूरत है कि जो आगे जिनमें एक जज्बा हो कि जो कहें कि हमें खेलना ही खेलना है। तो देखें अभी क्या होता है, मिसबा अब क्या करते हैं, ये सीरीज के नतीजे पे डिपेंड करता है। दो चीजें बड़ी यहाँ पर सर अहम है कि मिसबाउल हक और यूनुस खान पाकिस्तान के वो दो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते रहे हैं और उन्हें बड़ा एक मैच्योर बैट्समैन कहा जाता है। दोनों टीम के साथ मौजूद हैं। अजहर अली जैसा सीनियर प्लेयर भी उनके साथ मौजूद हैं, यंग प्लेयर्स भी इस वक्त टीम का हिस्सा हैं। तो बैटिंग के अंदर वो एक जो आप बात कर रहे थे वो हम देखते हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अजहर के भी, बाकियों की भी यही सूरत हाल है। तो ये यूनुस खान का इम्तहान है, मिसबाउल हक का इम्तहान है, ये इन प्लेयर्स का अपना इम्तहान है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए
ये दोनों का इम्तिहान है मुदस्सिर। अगर आप हकीकत की निगाह से देखेंगे, यूनुस खान पहले और वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए, और फिर मिसबाह उल हक पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान, टेस्ट में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। और फिर ये दोनों के होते हुए और लड़के अगर कुछ ना परफॉर्म करें, ये खुद तो जाकर खेलने से रहे, लेकिन डेफिनेटली ये बताते तो होंगे। आपने देखा है कि यूनुस खान जो है एक फाइल लेके बैठे हुए लिखते रहते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पे मजाक भी बना लिया कि जब हम 2 T20 हार गए तो किसी ने लिखा कि यूनुस खान लिख रहे हैं अपने अहले खाना को खत कि मैं खैरियत से हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। हालांकि वो अपना वो सारा हिसाब किताब प्लेयर्स का कर रहे थे। लेकिन यूनुस बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको बताना चाहिए, हार्ड वर्किंग है, उसको बताना चाहिए और खिलाड़ियों को भी अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल में कमजोरी यही है, जो पिचेस एक तो मुदस्सर और दूसरे शॉर्ट पिच गेंदे, ये हमारे खिलाड़ियों के दिमाग पे सवार है। अच्छा, हमने T20 में देखा बहुत सीनियर प्लेयर होने के बावजूद जो है हफीज़, उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया, 2020 के भी टॉप स्कोरर रहे हैं। लेकिन अगर हम टेस्ट में देखते हैं तो तवातुर के साथ पहले तो कप्तान की हैसियत से अजहर अली, और अब अजहर अली जो है वो बहैसियत प्लेयर टीम में मौजूद हैं। अजहर के मुस्तकबिल का इस साल इस सीरीज़ के बाद कोई फैसला आप देख रहे हैं, को हो सकता है कि वो शायद टीम में आगे मौका न मिल पाए? लेकिन जब तक मिसबा हेड कोच हैं, क्योंकि मिसबा उल हक ने अजहर अली का नाम सजेस्ट किया था एज अ कैप्टन जब मिसबा छोड़कर जा रहे थे, और मिसबा उल हक और अजहर अली एक ही इदारे से खेलते रहे। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मिसबा उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो फैसलाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से खेलते थे। तो अजहर अली पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुदस्सर, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं कप्तानों के साथ। आप देखें 12 कप्तान 2008, 12 साल से ये नवे कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, और पाकिस्तान की 68 साल टेस्ट हिस्ट्री में अगर आप उठाकर देखें तो ये 33वें कप्तान है जो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। तकरीबन अगर एवरेज निकालें तो 2-2.5 टेस्ट मैच एक कप्तान बदलता है। और ऑस्ट्रेलिया की आप एग्जांपल ले, 1877 में ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट खेला और अब तक 1877 से लेके 143 बरस में उनके सिर्फ 46 कप्तान आए। तो आप देखिए कि मुस्तकिल मिजाजी कहाँ है। इससे आप जज कर सकते हैं ना कि हम कप्तान बदलते रहते हैं। अब 2008 में शोएब मलिक थे, शोएब मलिक गए, यूनुस खान आ गए, यूनुस खान के खिलाफ बगावत हो गई, मोहम्मद यूसुफ आए, मोहम्मद यूसुफ गए, शाहिद आफरीदी, फिर सलमान बट, फिर सलमान बट के बाद मिसबाह उल हक, मिसबाह उल हक के बाद सरफराज अहमद, अजहर अली, मतलब बेशुमार खिलाड़ी जो कप्तान बनते रहे, और अब मोहम्मद रिजवान। तो कप्तानी का भी म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है वो 73 साल में जितनी तेजी के साथ वजीर आजम बदलते हैं उतनी तेजी के साथ क्रिकेट टीम के कप्तान भी बदल रहे हैं। लेकिन सर, बाबर आजम बड़ी कमी महसूस हुई कि बहैसियत कप्तान भी वो मौजूद नहीं थे, बहैसियत बैट्समैन भी वो टेस्ट का हिस्सा नहीं रह पाए। तो ये बाबर आजम क्या आप समझते हैं कि ना होना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम के ऊपर और बैटिंग जो पूरी है उसके ऊपर भी बड़ा असरअंदाज हुआ है आज के मैच में खास तौर पर? बिल्कुल, साइकोलॉजिकली तो असर पड़ता है ना, नफ्सियाती तौर पर, कि एक आपका टॉप का बैट्समैन जो दुनिया के तीनों फॉर्मेट में इब्तिदाई 5 खिलाड़ियों में शामिल है, जो रन स्कोर कर रहा है, जिस पर बहुत रिलाय करते हैं, वो नहीं है। लेकिन टीम में मुदस्सर एक खिलाड़ी नहीं 10 और भी तो होते हैं। टीम 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो टीम को एज अ टीम, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए लेते हैं, जो इनकी फैसिलिटीज है अगर मैं आपको बताऊं तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। इसके बावजूद अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना। ठीक है, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी कमी हमें महसूस हुई, लेकिन बाकी लोगों को, यंगस्टर्स को मौका मिला है, वो ग्रैब करें ना उस चांस को कि अगर बाबर नहीं है तो हम बाबर से अच्छा करके दिखाएं ताकि हमारी जगह पक्की हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा इकबाल बेग साहब, और पाकिस्तान के टेस्ट हवाले से तरजीह अगले आने वाले दिनों में हम उनसे वक्त लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान की टीम क्या सोच रही है, कारकर्दगी क्या है। अब दुआ हो सकती है कि कम से कम पाकिस्तान जीत नहीं तो ड्रॉ की जानिब इस मैच को ज़रूर लेकर जाए। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको बताएं कि आज 13 रोज़ गुजर गए हैं बोल की बंदिश के हवाले से, लेकिन पूरे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी इस वक्त नाअहल चेयरमैन पेमरा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हर शहर में, हर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मेरिट के नारे को, अपने मेरिट के वादे को
पूरा करें और नाअहल चेयरमैन पैमरा को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में केस तो हो चुका है और पैमरा से इस हवाले से जवाब भी तलब कर रखा गया, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी एक कौमी इदारे के सरबराह की हैसियत से जो चेयरमैन पैमरा की होनी चाहिए वो पूरी नहीं कर रहे और इसलिए अब सबसे अहम जिम्मेदारी मुल्क के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की है और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो मेरिट को यकीनी बनाएं और चेयरमैन पैमरा अपने ओहदे से हटाया जाए। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।